हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टीजे बायोलॉजी में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेल डिवीज़न। जो कोशिका विभाजन होता है, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है और एग्ज़ाम में इतना ये आता है दोस्तों कि मतलब अब इसमें सारे लड़के छोड़ के चले जाते हैं। तो आज हम लोग इसके डिटेल बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में मैंने इसके कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं। तो पहले मैं इसका जो है आपको थ्योरी बता दूंगा, पूरा डिटेल बता दूंगा, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में मैं आपको 2 होमवर्क भी दूंगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब होता है दोस्तों कोशिका विभाजन। क्या होता है? कोशिका विभाजन। अब कोशिका का विभाजन ये नहीं कि एक कोशिका 2 कोशिका में मतलब कैसे भी टूट जाए, कैसे भी ना टूटे बट जो है अपनी ही तरह 2 कोशिका में टूटे। ठीक है, तो कोशिका सबसे पहले ये भी बता देते हैं कि 2 तरीके की मतलब सेल डिवीज़न होते हैं। ठीक है, पहले हम आपको ये बता देते हैं 2 तरीके का सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न एक होता है प्लांट में। ठीक है, एक प्लांट में होता है। प्लांट में सेल प्लेट के द्वारा होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आगे आप लोग याद रखिएगा, सेल प्लेट के द्वारा होता है। और जो यूकैरियोटिक में होते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं, उसमें जो है किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो है कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। अब हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो है सेल प्लेट के द्वारा होता है। हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का विभाजन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में उसमें भी पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक भी और प्रोकैरियोटिक वाले भी पढ़ेंगे। जो जीव जंतु होते हैं उनमें किस तरीके से होता है। तो दोस्तों देखो, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक सेकंड, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से कोशिका विभाजन होता है दोस्तों? प्रोकैरियोट्स में होता है और यूकैरियोट्स में किस तरीके से होता है? तो दोस्तों जो प्रोकैरियोट्स जीव जंतु होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, वो लोग सभी आते हैं किसमें? प्रोकैरियोट में आते हैं। ठीक, वो लोग किस में आते हैं? इसमें प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो उन लोगों का जो कहा जाता है सेल डिवीजन, वो एमाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एमाइटोसिस। क्या कहा जाता है दोस्तों? एमाइटोसिस। एमाइटोसिस कहते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? आसूत्री विभाजन। आसूत्री। ठीक है दोस्तों, आसूत्री डिवीजन। और जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोट्स वाले, तो यूकैरियोट्स में ये सब ह्यूमंस में होता है। और ह्यूमन में जो दोस्तों, ये कहने का मतलब कि यूकैरियोट जो होते हैं इनमें इसको माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। और इस समसूत्री विभाजन में भी जो है 2 तरीके के सेल होते हैं। एक होता है सोमैटिक, ठीक है, एक होता है सोमैटिक सेल, और ये पहला हो गया। और दूसरा होता है दोस्तों, पहला सोमैटिक होता है और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक, रिप्रोडक्टिव सेल होता है। रिप्रोडक्टिव सेल होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये जो सोमैटिक सेल होते हैं और जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, ये शरीर में कितने % पाए जाते हैं? तो जो सोमैटिक सेल होता है दोस्तों, जो सोमैटिक सेल होता है
सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल जो बॉडी में पाए जाते हैं 99% पाए जाते हैं, 99%। और जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है सोमैटिक सेल को हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका। आप लोग हिंदी भी इसका जानिए, कायिक कोशिका होता है, कायिक कोशिका। और रिप्रोडक्टिव मतलब होता है जनन कोशिका। जनन कोशिका ये होती है सिर्फ 1% होती है दोस्तों, ठीक। और जिसमें से ये जनन कोशिका में जो मेल में सबसे बड़ी जनन कोशिका होती है, मेल में सबसे बड़ी जनन कोशिका होती है स्पर्म। क्या होता है दोस्तों? मेल में सबसे बड़ी जनन कोशिका क्या होती है? वो होता है स्पर्म। और वहीं पर फीमेल में जो सबसे बड़ी जनन कोशिका होती है वो क्या होती है? फीमेल में जो होती है वो ओवम होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ओवम। ओवम होता है मतलब शुक्राणु और अंडाणु, हिंदी में इसको समझ लीजिए कि शुक्राणु और अंडाणु दो, समझ लीजिए कि जनन कोशिका के सबसे बड़े, ये समझ लीजिए सेल के प्रकार हैं। जनन कोशिका के दो मतलब सोमैटिक सेल हैं सबसे बड़े। तो इसमें मेल में हो जाएगा स्पर्म और फीमेल में हो जाएगा ओवम। तो यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव सेल कितने होते हैं शरीर में? सिर्फ 1% होता है। जो सोमैटिक सेल होता है वो 99% होता है। तो जो 1% होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसी में होता है मियोसिस। 1% में ही मियोसिस होता है। और इस जो है 99% में क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, इसी में माइटोसिस होता है। तो ये सेल डिवीजन के प्रकार हैं। अब आगे मैं बताऊंगा कि सेल डिवीजन कितने तरीके से हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं पढ़ाऊंगा कि सेल डिवीजन कितने तरीके से हो सकता है। तो सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन दोस्तों 3 तरीके से हो सकता है। पहला जो होता है वो होता है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस इसका मतलब होता है कि असूत्रीय विभाजन, असूत्रीय विभाजन होता है, आप लोग समझ लीजिएगा इतना। दूसरा होता है माइटोसिस, इसका मतलब होता है समसूत्री विभाजन। और तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मियोसिस। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है दोस्तों मियोसिस। हाँ, तीसरा मियोसिस होता है। और तीसरा क्या होता है? मियोसिस होता है। और इसकी हिंदी क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होती है दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। मतलब इसमें आधा ही विभाजित होता है। तो 3 तरीके का ये सेल डिवीजन होता है दोस्तों। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो है सेल डिवीजन कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। हिंदी में आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। जो एमाइटोसिस होता है, जिसको हम आसूत्री बोलते हैं, ये प्रोकैरियोट जीव में होता है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट जानते हैं आप, जो छोटे छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी हैं, ये सब प्रोकैरियोट्स में आएंगे। और ये बाकी चीज़ें यूकैरियोट्स में होती हैं। माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों जो क्रियाएं हैं वो यूकैरियोट्स की क्रियाएं हैं, ठीक। यूकैरियोट्स में ये सभी होती हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और जिसमें से माइटोसिस जो है, माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक सेल में होता है, और बाकी जो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है कोशिका विभाजन, वो मियोसिस के द्वारा होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो है एमाइटोसिस। हो गया दोस्तों, एमाइटोसिस जो है
माइटोसिस में मतलब प्रोकैरियोटिक का विभाजन होता है। और माइटोसिस में अब हम लोग पढ़ेंगे कि 99% में सोमैटिक सेल में किस तरीके से माइटोसिस में कितनी प्रक्रिया होती है, कितने फेज होते हैं, ठीक, कि मतलब वो डिवीज़न होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन तो माइटोसिस है ये, ठीक। समसूत्री विभाजन के कितने चरण हैं? समसूत्री विभाजन 5 तरीके का होता है भाई। कितने तरीके का? 5 टाइप का होता है। हाँ, 5 इसके फेज है। कितने फेज है? 5 फेज है, ठीक। 5 फेज है समसूत्री विभाजन के। पहला पहले फेज को बोलते हैं इंटरफेज। दूसरे फेज को बोला जाता है प्रोफेज। तीसरे फेज को बोला जाता है मेटाफेज। चौथे फेज को क्या बोला जाता है? चौथे फेज को बोला जाता है एनाफेज। और 5th फेज को लास्ट को बोला जाता है, 5th फेज को क्या बोला जाता है? हाँ, 5th फेज को बोला जाता है टेलोफेज। टेलोफेज। तो ये 6 तरीके के होते हैं। आपको ये 6 तरीके के प्रकार मतलब आपको जानना चाहिए। तो मैं बताऊंगा दोस्तों कि इसमें से सबसे बड़ा फेज कौन सा है। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है कि जो माइटोसिस की जो समसूत्री विभाजन है उसमें से सबसे बड़ा फेज कौन सा है, सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है। तो सबसे बड़ी अवस्था दोस्तों याद रखिएगा इंटरफेज होती है। और उसके बाद प्रोफेज। सबसे छोटी जो होती है वो एनाफेज वाली अवस्था होती है, सबसे छोटी होती है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरफेज, प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में होता क्या क्या है, ठीक। तो चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक होता है सेल, ठीक। सेल के अंदर गाल्जी बॉडी, ठीक, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, गाल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है और न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि एक सेल में जो भी डॉक्यूमेंट मतलब कहें कि डीएनए आरएनए जो भी होता है दोस्तों, वो सारा कंट्रोल वो कहाँ पर होता है, किसके पास होता है? तो वो सारा चीज़ होता है न्यूक्लियस के पास, ठीक। जितना मतलब डीएनए होता है तो डीएनए न्यूक्लियस के पास होता है। तो इसीलिए मतलब जेनेटिक कोड जो होता है वो न्यूक्लियस के अंडर में ही होता है। तो हम जब सेल डिवीज़न किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि न्यूक्लियस जो है वो दोनों पार्ट में जाए। सबसे पहले ये बताने से पहले मैं इधर आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि एक जो सेल होता है इसको हम मदर सेल बोलते हैं। और एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में टूटती है, ठीक। मदर सेल ये 2 डॉटर सेल में टूटती है, याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक मदर सेल कितने डॉटर सेल में टूटती है, तो आप लोगों को बताना है कि एक मदर सेल अपनी ही जैसी सेम 2 डॉटर सेल में टूटती है, ठीक। तो आप लोगों को इधर मैं बता दूं कि जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस होता है, फिर लाइसोसोम होता है। तो इन सारी चीज़ों, अब लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जल अपघटक पदार्थ जो होते हैं, इसलिए इसको तोड़ना मतलब बहुत ही खतरे का काम है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि इसका जो डिवीज़न होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है। और आप लोग समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस और लाइसोसोम और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें दोनों में होनी चाहिए। इस तरीके से इसको तोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इन्हीं को तोड़ लिया जाता है। जैसे कि न्यूक्लियस,
अब न्यूक्लियस तोड़ लेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी दोस्तों होता है क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं। तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ऐसे इस तरीके से होते हैं उनका फिगर, ठीक। उसके बाद में ये टूटता है ऐसे, तो क्रोमोसोम्स ऐसे टूट जाता है दोस्तों, तो ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से ऐसे, ठीक। तो इनका डिवीज़न इस तरीके से ऐसे से होता रहता है। तो कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछेगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स का डिवीज़न दोस्तों पूछता है, इसका जो विभाजन होता है वो किस फेज में होता है दोस्तों, क्रोमोसोम्स का विभाजन किस फेज में होता है। तो ये होता है, ये इंटरफेज में होता है, ये मैं इंटरफेज ही बता रहा था, इंटरफेज में होता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये तैयार होगा, क्रोमोसोम्स का डिवीज़न किस में होता है, इंटरफेज में होता है। दूसरा सवाल बनता है कि डीएनए का डिवीज़न किस में होता है, डीएनए का डिवीज़न किस में होता है। तो वो भी दोस्तों इसी में होता है, डीएनए का भी इंटरफेज में ही होता है, ठीक। तो आपको इंटरफेज अब समझ में आ गया होगा, इंटरफेज समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बारी आती है, जब ये अंदर का क्रोमोसोम और डीएनए डिवाइड हो गया, अब बारी आती है केंद्रक की। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहले डिवाइड कौन होता है, पहले केंद्रक डिवाइड होता है, केंद्रक का डिवीज़न होता है, या फिर मतलब उसका क्रोमोसोम्स या डीएनए का। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स और डीएनए का डिवीज़न होता है दोस्तों। उसके बाद जो अगला चरण आता है यानी कि प्रोफेज में किसका होता है, उसका न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है दोस्तों। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न यानी कि केंद्रक का डिवीज़न किस में होता है, वो होता है प्रोफेज में, ठीक। तो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है ये, इसका डिवीज़न किस में हो जाता है दोस्तों, दो भागों में टूट जाता है। ये किस में टूटता है, ये होता है प्रोफेज में। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक। प्रोफेज में किस चीज़ का, केंद्रक का विभाजन होता है प्रोफेज में, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक का विभाजन होता है किसमें, प्रोफेज में केंद्रक का विभाजन होता है। अब अगला चरण आता है दोस्तों मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज यानी कि जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज यानी कि मेटाफेज जो होता है दोस्तों, ये क्योंकि ये 5 कुल मिला के अवस्थाएं होती हैं, 5 फेज होते हैं, जिसमें से ये बीच की अवस्था होती है। तो बीच में रहेगा, इसलिए सारे के गुण इसमें रहेंगे दोस्तों, इसलिए इसको अध्ययन के स्टडी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि अध्ययन के रूप में किस माइटोसिस के किस फेज को प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है मेटाफेज को। ये अलग क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज़ और होता है दोस्तों, जब ये केंद्र का डिवीज़न होता है इस तरीके से, ऐसे केंद्र का जब डिवीज़न होता है, तो यहाँ पर एक जो है रस्सी टाइप की बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस रस्सी का नाम होता है दोस्तों, इस रस्सी को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं, स्पिंडल स्पिंडल फाइबर बोला जाता है इसको। और स्पिंडल फाइबर को हिंदी में बोलते हैं तुर्क धागा। क्या बोला जाता है, तुर्क धागा बोला जाता है। यानी कि ये तुर्क धागा जो है न्यूक्लियस को, केंद्र को बीच में से ऐसे बांध देता है। और बांधने के बाद दोस्तों जितने भी इसमें इसके अंदर जो भी होता है, क्रोमोसोम्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस जो भी होता है ना, वो साइड में चले जाते हैं। और साइड में चले जाने को बोलते हैं दोस्तों, इसको ध्रुव बोला जाता है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्पिंडर, इसको बहुत लोग स्प्लेंडर भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा तुर्क धागा या फिर स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पर जब स्पिंडल फाइबर की यहाँ पे जब ये बन जाती है, तो जितने भी उसके अंदर से जो भी मेंबर्स होते हैं, मतलब जो लाइसोसोम्स जो भी चीज़ होता है ना, वो सभी क्या होते हैं,
किनारे साइड में चले जाते हैं, इधर साइड में चले जाते हैं और साइड में जाने के बाद बीच में वो खाली हो जाता है। तो इधर खाली किनारे किनारे जाने को ही हम क्या बोलते हैं, पोल पे, ठीक है, वो पोल पे चले जाते हैं। तो इस किनारे किनारे को क्या बोलते हैं, पोल बोला जाता है। तो पोल पर किस मतलब फेज में जाते हैं, तो वो मेटा फेज में जाते हैं। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि स्पिंडल फाइबर किस फेज में बनता है, माइटोसिस की किस फेज में बनता है, तो वो बनता है मेटा फेज में। किस में बनता है स्पिंडल फाइबर, मेटा फेज में बनता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है दोस्तों, इसके बाद जब ये स्पिंडल फाइबर बन जाता है फिर क्या होता है, फिर आता है एनाफेज। फिर क्या आता है, एनाफेज, है ना दोस्तों, एनाफेज, एनाफेज आता है। इस एनाफेज में ये चौथी अवस्था है, ये फोर्थ अवस्था, इसको सबसे छोटी अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे छोटी अवस्था। किसकी सबसे छोटी अवस्था, माइटोसिस की, ठीक, यानी समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था, माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था है ये। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, मतलब ये सबसे छोटी अवस्था कहा जाता है। और इसके बाद में जो ये फाइबर होता है ये यहाँ पे ऐसे बन जाता है, और बनने के बाद में मतलब इसको सबसे छोटी अवस्था बोला जाता है। फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये अलग होना शुरू हो जाता है, ऐसे करके ये ऐसे अलग हो जाता है, ठीक है दोस्तों, मतलब दूर होने लगता है। और दूर जब ये होने लगेगा ऐसे, तो ये लास्ट में जा करके इसके बाद आता है टेलोफेज आता है। तो टेलोफेज होता है एक, टेलोफेज। और टेलोफेज में या समझ लीजिए कि विभाजन संपूर्ण हो जाता है। विभाजन जो है टेलोफेज में विभाजन पूर्ण हो जाता है, विभाजन पूर्ण होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें किस अवस्था में, है ना दोस्तों, किस अवस्था में जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, है ना, केंद्रक झिल्ली दोस्तों, जो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली किसमें गायब हो जाती है, केंद्रक झिल्ली गायब किसमें होती है, ये पूछता है। तो ये होता है दोस्तों, केंद्रक झिल्ली किसमें गायब हो जाती है, तो केंद्रक झिल्ली दोस्तों जो है वो प्रोफेज में, प्रोफेज के लास्ट स्टेज में, है ना दोस्तों। केंद्रक झिल्ली जो है वो प्रोफेज के लास्ट स्टेज में, मतलब जब वो प्रोफेज का लास्ट स्टेज होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि प्रोफेज का लास्ट स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज, इसके बाद जस्ट क्या आ जाता है, मेटाफेज, ठीक है, मतलब इसका विभाजन पूर्ण हो जाता है। उसी लास्ट फेज में ही केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली किसमें गायब हो जाती है, प्रोफेज में, इसी में क्या हो जाती है, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। ओके दोस्तों, केंद्रक झिल्ली हाँ गायब हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि वापस से फिर किस अवस्था में ये केंद्रक झिल्ली आ जाती है। तो वो वापस से आती है दोस्तों, जो हमने आपको बताया था लास्ट में कि जो कोशिका विभाजन होता है वो किस में पूर्ण हो जाता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, विभाजन पूर्ण होता है, ठीक, किस में पूर्ण होता है, तो वो टेलोफेज में होता है, किसमें, टेलोफेज में होता है। और इसी में ही केंद्रक झिल्ली दोबारा से आ जाती है, याद रखना आप लोग, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, दोबारा से बन जाती है, झिल्ली दोबारा से बन जाती है, ठीक, दोबारा बनती है। ओके दोस्तों, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा दोस्तों। और अगर आप लोग और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चलिए तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि
कि इसके बाद हम बताएंगे जैसे ये हो गया केंद्रक झिल्ली दोबारा कहाँ बनती है, तो केंद्रक झिल्ली दोबारा से टेलोफेज में बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इसका जो मतलब डायग्राम के हिसाब से जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग दिखाऊंगा मैं। आप लोग देख सकते हैं ये हो गया सेल डिवीजन। ठीक, ये सेल डिवीजन हो गया। देखिए ये हो जाएगा इंटरफेज, इसमें देखिए क्रोमोसोम्स हैं। ठीक, अगले वाले स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अर्ली प्रोफेज। ठीक है दोस्तों, अर्ली प्रोफेज में स्पिंडल जो पोल्स होते हैं, देखिए स्पिंडल पोल्स इसमें बनने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना दोस्तों, स्पिंडल पोल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में लेट प्रोफेज में, ये लेट प्रोफेज ही होता है ना दोस्तों, जिसमें बताया था केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। और उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लेट प्रोफेज है। ठीक, स्पिंडल क्रोमोसोम्स यहाँ पर है। स्पिंडल मतलब तुर्क धागा होता है दोस्तों, जिससे कोई चीज़ बंध के अलग होती है। ठीक है, तो वो इसमें बनना शुरू हो जाता है, शुरू होता है प्रोफेज में, लेकिन मेटाफेज में वही चीज़ अच्छे से बन जाती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मेटाफेज है। और मेटाफेज के बाद में अगली अवस्था आती है एनाफेज। ठीक, आप लोगों को मैं फिगर दिखा देता हूँ अच्छे से, ये देखिए ये हो जाएगा मेटाफेज। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये है क्या, एनाफेज है, और ये टेलोफेज है दोस्तों। ठीक, और उसके बाद में ये जो है इधर इधर बोलते हैं इसको दोस्तों काइनेंसिस बोलते हैं, काइनोसिस। तो ये उसमें अलग हो जाता है, ये टेलोफेज में ही होता है दोस्तों। टेलोफेज में ही मतलब ये इसी के चरण में आता है। टेलोफेज में ही ये क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका फिगर सेल डिवीजन का। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए ये मेटाफेज है, मतलब ये माइटोसिस का डिवीज़न है ये। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरफेज है। इंटरफेज में क्या लिखा गया है कि न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप डिस्टिंग एंड इन द क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ जो है थ्रेड लाइक क्रोमैटिन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो अब इसके बाद में आता है प्रोफेज। इसीलिए मैंने अब ये फिगर भी लगा दिया, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है, फिर मेटाफेज में क्या होता है, फिर एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है, फिर लास्ट में डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल्स इज कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, टेलोफेज में ही देख लीजिए आप लोग कि जो टेलोफेज है, ये टेलोफेज है, उसी में 2 डॉटर सेल में एक जो है, एक कोशिका एक मदर सेल थी। ठीक है, 2 डॉटर सेल में जा कर के वो टूट गई है। ठीक, मतलब ये इसको होने में कितनी अवस्थाएं लगी, कितने फेज लगे, 5 फेज लगे। ठीक, हाँ दोस्तों, तो ये लास्ट में टेलोफेज में जाके पूर्ण हो जाती है। ओके, अब आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सिंड्रोम यानी कि कुछ मतलब जेनेटिक सिंड्रोम पढ़ेंगे। आप लोग कुछ जानते भी होंगे कि जेनेटिक सिंड्रोम क्या होता है। जेनेटिक सिंड्रोम दोस्तों अनुवांशिक जो मतलब लक्षण होते हैं, जो मतलब जो लोग पीड़ित होते हैं रोग से, है ना, जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि अनुवांशिक जो बीमारी होती है वो उसके मतलब कुछ तो आप लोग पता होगा, और उसके बाद में हम कुछ बता देते हैं। जैसे पहला क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है दोस्तों। टर्नर सिंड्रोम के टाइप होते हैं। और सिंड्रोम जो होता है दोस्तों, पहले ये बताइए आप लोग कि सिंड्रोम जो होता है वो अनुवांशिक बीमारी मतलब कैसे है, अनुवांशिक बीमारी कैसे हो जाता है। अनुवांशिक जो होती है, अनुवांशिक बीमारी, अनुवांशिक रोग, क्योंकि ये जो रोग होता है दोस्तों, ये क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों को प्रभावित करता है। ये जो रोग होता है ये गुणसूत्रों को प्रभावित करता है। और किसके गुणसूत्रों को प्रभावित करता है, गुणसूत्रों को प्रभावित करता है। ठीक, गुणसूत्रों को प्रभावित करता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आ जाता है। इसको हम मियोसिस में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो इसके कुछ टाइप अलग अलग हैं, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक रह गया था, हम कुछ ये पहले बता देते हैं, मियोसिस। हाँ,
माइटोसिस ख़त्म हो गया था, अब मियोसिस के बारे में बता देते हैं, फिर अभी सिंड्रोम बताएंगे। हाँ, तो मियोसिस जो होता है, मियोसिस मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन। ये कितने परसेंट सेल में होता है? सिर्फ 1% सेल में होता है। ठीक, 1% जो होती है वो भी कैसी सेल होती है? जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है। अब दोस्तों जब जनन कोशिका होगी तो मेल में भी सबसे बड़ी जनन कोशिका होगी, तो मेल में जो होती है वो स्पर्म होती है। क्या होती है? और फीमेल में जो होती है वो क्या होती है? वो ओवम होती है। क्या होती है दोस्तों? ओवम होती है। ये दोनों मेल में और फीमेल में सबसे बड़ी जनन कोशिकाएं होती हैं। अब जब ये कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं तो इस स्पर्म में गुणसूत्र होंगे। सॉरी दोस्तों, अब हम लोग जो है देखेंगे कि मेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। एक सेकेंड, मेल में जो है, मेल में दोस्तों, मेल में गुणसूत्रों की संख्या हम जानते हैं कि 44 होती है, और 2 जो है वो अलग से होते हैं, और ऐसे ही फीमेल में होता है। फीमेल में भी ये इक्वल होती है 44, और इधर भी इक्वल होता है 2। बट दोस्तों अब ये बताइए आप लोग कि ये जो 44 होता है इसको क्या नाम दिया जाता है और इसको क्या नाम दिया जाता है? याद रखना दोस्तों, जो 44 होता है इसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक, और ये जो 2 होते हैं इनको बोला जाता है आलोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? आलोसोम। सेम टू सेम ऐसे इसको भी बोलते हैं ऑटोसोम। ठीक, क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। और इसको क्या बोला जाता है? आलोसोम, है ना दोस्तों? आलोसोम। बस इन दोनों में जब इक्वल है तो फर्क किस बात का है? फर्क सिर्फ इसी बात का है दोस्तों कि यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो ये 44 जो होता है ये तो समान होता है, सब में समान होता है, बट ये जो ये होता है 2 और 2, इसमें अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? मेल में जो होता है वो x और y होता है। ये 44 तो सेम रहेगा, ये 44 सेम रहेगा फीमेल और मेल दोनों में, लेकिन जो ये दूसरा गुणसूत्र जो आलोसोम होते हैं वो मेल में होते हैं XY और फीमेल में होते हैं XX। ठीक, और ये जब सेम होते हैं इसी के कारण जो है बहुत सारा मतलब लोग क्या बोलते हैं उसको दोस्तों कि अंग जो है अपना दे सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि ये सेम होते हैं। 44 गुणसूत्र जो है 44 सेम हो सकते हैं, इसलिए हम अपना अंग दान कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। लड़की का लड़के में लग जाएगा, लड़के का लड़की में लग जाएगा, बट ये दोनों अलग होते हैं जिसकी वजह से मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ का जन्म होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इधर 44 है और 2 है, इधर x एंड y है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब एक बॉयज़ होता है, मान लीजिए, और इधर से पूरा तो आता नहीं है, आप लोग जानते हैं कि इधर से 22 आएगा, इसमें से अगर मान लीजिए कि यहाँ से x आया है, ठीक, तो अगर x आएगा तो +1 हो गया। ठीक, और उसके बाद में इधर से भी 22 ही आता है, और प्लस में यहाँ से भी अगर x ही आया तो +1 हो जाएगा। अगर क्या आया? x आया तो दोस्तों x आने का मतलब ये है, x आने का मतलब ये है कि उधर से भी x इधर से भी x, यानी कि 46 तो हो जाएगा। इसको मिलाएंगे 23, इसको मिलाएंगे 23, तो 46 तो हो जाएगा, बट किस चीज़ का जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा। क्या? लड़की जन्म लेगी। ठीक है दोस्तों, अब वही उसी जगह पे अगर यहाँ पर y आए और यहाँ से कोई भी आ जाए, चाहे x आए चाहे y आए, इसमें तो दोनों सेम है, तो इसमें से बॉयज़ का जन्म हो जाएगा। अब दोस्तों कभी कभी ट्रांसजेंडर भी हो जाते हैं, इसको भी आप लोग जान लीजिए साथ साथ। तो यहाँ से दोस्तों जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो यही जो 44 गुणसूत्र है इसमें से कम ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसीलिए कभी सी मेल फीमेल जो भी मतलब होता है दोस्तों ट्रांसजेंडर, उस चीज़ का ऐसे मतलब डिफेक्ट हो जाता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सिंड्रोम कैसे हो जाता है। जो सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम इसी जो गुणसूत्र होते हैं मेल में, यानी कि x और y,
ऐसे ही मेल में होता है, और ये यक्स यक्स कहाँ होता है, फीमेल में होता है। ठीक, यक्स यक्स फीमेल में हो जाता है, यक्स यक्स जो है फीमेल में होता है। तो जब ये क्रोमोसोम्स को प्रभावित करता है कोई, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस ले लीजिए, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो वर्णांधता होती है, अगर मेल के अगर यक्स गुणसूत्र को कलर ब्लाइंडनेस ने प्रभावित किया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से अगर इसका मेल का यक्स गुणसूत्र प्रभावित हो गया, तो जब ये लोग आपस में जब इनका रिप्रोडक्शन होगा, तो यहाँ से अगर ये यक्स आया है और इधर से चाहे यक्स आए चाहे वाई आए, इसका मतलब है कि लड़की ही होगी, है ना दोस्तों। माना कि अगर लड़की होगी तो क्या उसको प्रभावित नहीं करेगा, तो इसका जो है यक्स गुणसूत्र पहले से प्रभावित है, इसका मतलब है कि लड़की को भी कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। अगर लड़का हुआ तो यहाँ से वाई आएगा, तो वाई और ये यक्स हो जाएगा, इधर से आएगा यक्स वाई, यानी कि लड़के के अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। सीधा सा कहने का मतलब है दोस्तों, जिस गुणसूत्र को जो है प्रभावित करेगा वैसे ही उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर वही उसी जगह पे कहा जाता है कि अगर इसमें चाहे इसको हो जाए चाहे इसको हो जाए, तो या तो बॉयज़ को होगा और या फिर गर्ल्स को होगा, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे दोस्तों अगर किसी औरत को अगर उसके यक्स गुणसूत्र, क्योंकि दोनों है, किसी को भी प्रभावित कर देगा, तो उसके वजह से चाहे वो बॉयज़ का जन्म हो और चाहे गर्ल्स का जन्म हो, दोनों को कलर ब्लाइंडनेस होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यक्स जाएगा तो एक को प्रभावित है तो उसको ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो भी यक्स है। तो यहाँ से उसके साथ जाएगा तो चाहे बॉयज़ हो, यहाँ से उसके साथ जाएगा चाहे गर्ल्स हो, ठीक, तो वो सबको प्रभावित करेगा। यानी अगर लड़की को हो गया तो कलर ब्लाइंडनेस उसके लड़के एंड लड़की दोनों को होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं कुछ सिंड्रोम, ऐसे ही कुछ टाइप के सिंड्रोम हैं आगे। ये आप लोग यहाँ से मियोसिस देख सकते हैं, मियोसिस की कुछ क्रियाएं हैं, ठीक है दोस्तों। मियोसिस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मियोसिस की क्रियाएं किस तरीके से टूटती हैं। अभी मैंने बताया कि जो मियोसिस होता है वो किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका कितने % होती है, सिर्फ 1% होती है। तो इसी सिंड्रोम की तरह एक सिंड्रोम होता है दोस्तों जिसको हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसको टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है। अब टर्नर सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, जब किसी लड़की को या किसी को जब टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, तो टर्नर सिंड्रोम की वजह से दोस्तों बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है? बांझपन हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम के कारण क्या होता है? बांझपन होता है। और इसी तरीके से आगे हमने एक जो है स्लाइड लगाया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इधर इसको बोलते हैं क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम दोस्तों बोलते हैं। क्या बोला जाता है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। कि क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, ये भी एक तरीके का आनुवांशिक रोग है दोस्तों। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं इसको दोस्तों, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। इसके कमी के कारण क्या होता है, तो इसके कमी के कारण दोस्तों नपुंसकता आ जाती है। क्या आ जाती है? नपुंसकता आ जाती है दोस्तों। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम के कारण नपुंसकता आ जाती है, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं स्लाइडली फॉर्मिनाइज्ड जो है फिजिकी मिडली इम्पेयर्ड IQ। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा कि मतलब फ्रंटल बायर्डनेस जो है अब्सेंट हो जाएगा, कम जो है बाल, मतलब आप लोग बाल कम रहेंगे, मतलब कम गिरेंगे। और यहाँ से टेंडेंसी टू लॉस चेस्ट है ना दोस्तों। और उसके बाद में ब्रेस्ट थोड़ा सा और डेवलप करेगा 30% ऑफ केसेस, ठीक है। और फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न होगा यहाँ पर। उसके बाद में स्मॉल टेस्टिस होगा। टेस्टिस क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस होगा ये, ठीक है, ये वीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस सिंड्रोम को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम के कारण क्या होता है? नपुंसकता आ जाती है। ओके, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक सिंड्रोम और है, इसको बोला जाता है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। इसको क्या बोला जाता है?
डाउन्स सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम से क्या होता है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम जो होता है उसके कारण शरीर बेडौल हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शरीर क्या हो जाता है, बेडौल हो जाता है दोस्तों। शरीर यहाँ पे देखिए बेडौल हो जाएगा। आंखें कैसी रहेंगी, आंखें टेढ़ी रहेंगी या फिर हाथ तो ऐसा रहेगा, जीभ मोटी रहेगी, पैर ऐसे रहेगा, ठीक। तो इसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम से क्या प्रभावित होता है या क्या होता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम से जो शरीर होता है ये क्या होता है, ये बेडौल हो जाता है ना दोस्तों। शरीर क्या होता है, बेडौल हो जाता है, मतलब इसका कोई रूपरेखा नहीं, कैसे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि डाउन सिंड्रोम की वजह से शरीर बेडौल होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में आता है एक पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, लिखा है यहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन, वृद्धि रुक जाती है, कार्डियक मालफॉर्मेशन, किडनी मालफॉर्मेशन जो है, कैल्टियस अल्फेसिस, स्कैल्स डिफेक्ट एंड ओम्पियोलोसिल्स। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो पटाऊ सिंड्रोम होता है, पटाऊ सिंड्रोम में एक जो 13वां गुणसूत्र होता है, आप लोगों को मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ कि 13वां गुणसूत्र प्रभावित होने के कारण कभी कभी लड़कियाँ जो है काफ़ी लंबी हो जाती हैं और पतली रहेंगी, बहुत लंबी हो जाएंगी, और कभी कभी तो है छोटी ही रहेंगी ऐसे, ठीक है, मोटी रहेंगी ऐसे, छोटी रहेंगी, मतलब इसके कारण ग्रोथ में रिटार्डेशन होती है, ठीक है। और ऐसा इनकेस कहीं लाखों में 1%, लाखों में कहीं एक को मिलता है, देखा जाता है, मतलब ये बहुत ही कम देखा जाता है दोस्तों। तो चलिए इसका मैं दिखा देता हूँ। इसका पूछा जाता है कि पटाऊ सिंड्रोम में कौन सा जो है क्रोमोसोम्स प्रभावित होता है। तो ये होता है दोस्तों 13 नहीं होता है बल्कि 13वां होता है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग बोल देते हैं कि 13 गुणसूत्र प्रभावित होता है, लेकिन 13 नहीं 13वां होता है, ठीक। तो यहाँ पे 13वां गुणसूत्र इसका प्रभावित हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो इसी की वजह से शरीर, मतलब शरीर का रिटार्डेशन होगा बॉडी का, तो ग्रोथ रुक जाएगा, नहीं तो फिर बहुत तेज़ी से हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसी पर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी पर आगे जो अभी हमने पढ़ाया है या हम लोगों ने जो पढ़ा है इसी पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, उसका आंसर आप लोग दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, आप लोगों को बताना है माइटोसिस द्वारा, मियोसिस द्वारा, एमाइटोसिस द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो ज़रा सोचिए दोस्तों कि जो शुक्राणु होते हैं और अंडाणु होते हैं ये किस चीज़ के भाग हैं, ये सोमैटिक पार्ट है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वैसे सोच लीजिए आप लोग कॉमन सेंस, तो ये सोमैटिक के नहीं हैं, ये किसके हैं, रिप्रोडक्टिव, यानी कि ये जनन सेल के हिस्से हैं। और जनन सेल वाला माइटोसिस में ही तो होता है, सॉरी मियोसिस में ही तो होता है, मियोसिस में ही तो होगा, तो बोलिए जनन सेल मियोसिस में ही तो होता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा मियोसिस। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों कि कोशिका प्लेट के द्वारा होता है। पादप कोशिका में जो है कोशिका का विभाजन किससे होता है, कोशिका प्लेट के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक। पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन कोशिका प्लेट के द्वारा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। अब आप लोग बताइए किस अवस्था में, अगर फेज पूछा जाए तो आप लोग फेज भी बता सकते हैं, फेज आप लोग बता सकते हैं। फेज में प्रोफेज होता है दोस्तों, प्रोफेज होता है, प्रोफेज नहीं होता है, डीएनए वाला इंटरफेज में होता है। मैंने शुरू में ही बताया था इंटरफेज में डीएनए का और क्रोमोसोम्स का डिवीज़न होता है, लेकिन उसके भी अपने जो है स्टेज है, तो उसका यस फेज में होता है, इंटरफेज के यस फेज में होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है। देखिए दोस्तों कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है, तो यहाँ से क्या प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है या टेलोफेज होता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि सबसे छोटी अवस्था क्या होती है दोस्तों, एनाफेज की होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाफेज। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है। अब बताइए दोस्तों किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। क्या प्रोफेज है, या फिर मेटाफेज है, या फिर एनाफेज है, या फिर टेलोफेज है? तो सेंट्रोसोम यहाँ पे दोस्तों क्रोमोसोम्स नहीं पूछा है, यहाँ पे सेंट्रोसोम पूछा है। तो इस सेंट्रोसोम जो है वो एनाफेज में डिवाइड होता है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रोफेज किस में डिवाइड होता है? एनाफेज में डिवाइड होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो सेंट्रोसोम किस में डिवाइड होता है वो एनाफेज में होता है। ये सेंट्रोसोम क्या होता है दोस्तों? सेंट्रोसोम क्या होता है आखिर? सेंट्रोसोम जो है वो हमारी जो टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती हैं, जो पार्ट होते हैं, उसको मतलब रीजनरेट करने का काम करता है। जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा उस अंग में, मतलब जिस अंग में, जिस पार्ट में सेंट्रोसोम पाया जाएगा दोस्तों, उसकी रीजनरेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी। हमारे शरीर में जो है हर जगह कम पाया जाता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में हमारे लीवर में पाया जाता है सेंट्रोसोम। इसी के कारण लीवर रीजनरेट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? अब बताइए दोस्तों, यही तो बताए थे कि एक मदर सेल होती है, हैं, और मदर सेल 2 डॉटर सेल में टूट जाती है, तो कितनी हो गई? बोलिए कितनी होगी? 2 ही तो हुआ, तो यहाँ पे 2 इसका आंसर हो जाएगा। एक जो मातृ कोशिका कितनी पुत्री कोशिका में? 2 डॉटर कोशिका में डिवाइड हो जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन आ गया दोस्तों। अर्धसूत्री मतलब मियोसिस। मियोसिस क्या लिखा है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन आप लोग यहाँ से ऑप्शन है बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन क्या कायिक कोशिका में होता है? कायिक का मतलब होता है सोमैटिक, सोमैटिक सेल में होता है, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जनन कोशिका में, या दोनों में, या कोई नहीं। तो हमने बताया था आप लोगों को कि जो कायिक कोशिका में जो होता है, इधर कायिक कोशिका में जो होता है सोमैटिक सेल, ये माइटोसिस वाला होता है। क्या होता है? माइटोसिस। और मियोसिस जो है दोस्तों, ये इसमें मियोसिस में होता है। ये मियोसिस में जनन कोशिका सिर्फ 1% में बॉडी में पाई जाती है। 99% क्या होती है? सोमैटिक सेल होती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जनन कोशिका हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? जनन कोशिका में। क्रॉसिंग ओवर होता है किसमें? अब दोस्तों क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये मतलब कम ज़्यादा हो जाना, या फिर जो है छोटा बड़ा हो जाना, इनका गुणसूत्र मतलब, जैसे कहने का मतलब ये होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं ऐसे बढ़ते हैं। तो इधर से आप लोगों का यहाँ पे बता देते हैं, देखिए ऐसे, उसके बाद में इधर का ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, मतलब क्रॉसिंग ओवर इस तरीके से ऐसे हो जाता है उनका, इस तरीके से। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये मतलब पूछ रहा है कि किस फेज में होता है। तो जाहिर सी बात है क्रॉसिंग ओवर जो है मियोसिस में ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जनन वाला काम है। ठीक है, क्या काम है दोस्तों? जनन कोशिका का काम होता है, और जनन कोशिका में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, मेल के 2 और फीमेल के 2। ठीक, और इन्हीं गुणसूत्रों में ही क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। ये भी आप लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। तो जो क्रॉसिंग ओवर होगा ये गुणसूत्रों में ही होगा इनके। ठीक, और उसके बाद में ये प्रक्रिया किस में होती है? ये मियोसिस में होती है। किस में होती है दोस्तों? ये मियोसिस में होती है। तो इसलिए आप लोग ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता रखा दोस्तों कि विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है मेटाफेज, एनाफेज, फिर एनाफेज है, या टेलोफेज है। तो दोस्तों बताइए किसमें केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो मैंने क्या बताया था दोस्तों? हाँ, क्या बताया था मैंने? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें नहीं है। मैंने बताया था कि प्रोफेज के लास्ट स्टेज में। ठीक है दोस्तों, प्रोफेज के लास्ट स्टेज या सेकेंड प्रोफेज कह सकते हैं ऐसे। इसमें जो है केंद्रक झिल्ली क्या होती है? गायब हो जाती है ना दोस्तों? गायब हो जाती है। और दोबारा से कहाँ आती है? वो टेलोफेज में आती है। टेलोफेज में आती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग।
टेलोफेज में आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रोफेज, जो कि इसमें है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है, या फिर बराबर होती है, या आधी होती है, या दुगनी होती है, या सभी? तो दोस्तों जब एक मातृ कोशिका यानी कि मदर सेल जो होती है वो दो डॉटर सेल में जब टूट जाती है, तो ये इसमें जितना चीज़ें होगा, मतलब अगर इसमें यक्स है एक मदर में, तो इसकी डॉटर में भी तो यक्स ही तो होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है दो उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है दोस्तों। क्या होती है? बराबर होती है। तो दोस्तों ये मैंने जो है 50 क्वेश्चन लिया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टीचेबल एजी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।